हेलो बच्चों, कैसे हो सारे बच्चे। कल हमने चालकता के बारे में पढ़ा था। चालकता, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता, ओम का नियम, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। आपने भी एक बार इसको रीड आउट कर लिया होगा। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है मोलर चालकता। और आज का जो हमारा सारा ही टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। मोलर चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य को अगर विलयन में घोलते हैं तो उसमें उत्पन्न जो आयनों की चालकता होती है, उसमें उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। किसको? विद्युत अपघट्य लेते हैं कितना? 1 मोल। उसको अगर विलयन में घोलेंगे तो जो उनसे उत्पन्न जो आयनों की चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। और इसको अपन लैम्डा एम से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? लैम्डा एम से इसको प्रदर्शित करेंगे। लैम्डा एम बराबर में कप्पा गुणा में वी। ये क्या है? आयतन है। और कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू में वी। अगर अपन विलयन की मोलरता लेते हैं कैपिटल एम मोल पर लीटर के अंदर, तो जो वी होता है वो क्या होता है? 1000 बटे में एम। वी की जगह 1000 बटे एम पुटअप करते हैं तो लैम्डा एम, ये एम ध्यान रखना, एम इसके लैम्डा के बेस में है। लैम्डा एम बराबर में कप्पा गुणा में 1000 बटे में एम। इसकी इसकी इकाई निकालते हैं। देखो, लैम्डा एम बराबर कप्पा की इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 1000 जो आयतन होता है उसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर लीटर। और जो एम जो मोलरता होती है उसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल। देखो, एम का क्यूब है और एक एम का माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर। और ये मोल जो है वो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इन्वर्स में, तो मोल इन्वर्स। अगर इसको एसआई यूनिट में लिखें, साइमन वाली यूनिट में, तो ओम इन्वर्स किसके? ओम इन्वर्स की जगह क्या आ जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इन्वर्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है चालकता का मापन। दूसरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चालकता का मापन। तो चालकता का जो मापन होता है ना, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और इसमें केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, केवल थोड़ा सा इसका टॉपिक दिया हुआ था, इसलिए इसको पढ़ाना एक बार देखना ज़रूरी है। चालकता का जो मापन होता है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु से किया जाता है। और इसमें 3 प्रतिरोधों का मान अगर ज्ञात होना तो चौथे प्रतिरोध का मान क्या कर लिया जाता है? ज्ञात कर लिया जाता है। और प्रतिरोध को उल्टा करके अपन क्या कर लेते हैं? चालकता को ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए देखो, ये डायग्राम बनाना है। R1, ये 4 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3 और R4। इसमें से R1 R3 R4 हमें पता है। R2 जैसे हमें पता नहीं है तो इसको हमने किसी विद्युत अपघट्य से क्या कर दिया? जोड़ दिया। R1 अपॉन में R2 बराबर में R3 अपॉन में R4। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? R2 निकाल लेंगे, R1 R4 R3, और इन सब का उल्टा करके अपन क्या निकाल लेंगे? चालकता निकाल लेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा इतना डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है? तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो आयनों की संख्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, मतलब जितने ज़्यादा आयन बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? चालकता बढ़ेगी। और आयन कब बढ़ेंगे? जब अपन क्या बनाएंगे? तन्यता बढ़ाएंगे। तो चालकता समानुपाती क्या होती है? तन्यता के, यानी कि तन्यता बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। प्रबल और दुर्बल जो विद्युत अपघट्य हैं उसके विलयन को अगर तन्नु करेंगे तो विशिष्ट चालकता का जो मान होता है वो घटता है। देखो, ये याद रखना, चालकता का मान तो बढ़ेगा लेकिन प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को अगर तनु करते हैं तो विशिष्ट चालकता कौन सी थी? कप्पा, उसका मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि तनुकरण करने के पर विलयन का आयतन बढ़ेगा। विलयन का क्या बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा, जिससे 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जो चालकता होती है ना, ये तो संपूर्ण विलयन के अंदर अपन क्या देखते हैं? संपूर्ण आयतन के अंदर अपन आयनों की संख्या देखते हैं। जबकि जो विशिष्ट चालकता होती है ना उसमें अपन एक स्पेशल 1 घन सेंटीमीटर का ही आयतन लेते हैं। तो जितना ज़्यादा विलयन तनु होगा तो 1 घन सेंटीमीटर के अंदर उस आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होने की वजह से विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी
यानी कि कप्पा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तनुता के। तनुता बढ़ेगी तो कप्पा घटेगा, तनुता घटेगी तो कप्पा बढ़ेगा। उसके बाद में तनुकरण करने पर मोलर चालकता बढ़ती है। तीसरी जो पॉइंट है मोलर चालकता का, अगर अपन तनुकरण करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित तनुता पर जाकर वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस तनुता को कहा जाता है अनंत तनुता। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अनंत तनुता किसे कहते हैं कि जब अपन तनुकरण करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित तनुता पर जाकर वो चालकता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और इस निश्चित तनुता को अपन क्या बोलते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। और इसको शो करते हैं लैम्डा एम। ये देखो लैम्डा एम जो है इसके बेस में है, और जो इन्फिनेटिव लगाया हुआ है वो इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, लैम्डा के यहाँ पे लगाया हुआ है। तो लैम्डा एम इन्फिनेटिव से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अनंत तनुता वो तनुता होती है जिस पर विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है, 100% आयनन हो जाता है। मतलब 100% वो क्या हो गया, अपने आयनों में टूट गया। अब और आयन की क्या नहीं है, गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। तो ये तीनों बातें सुपरफिशियल आप याद रखनी है आपको। चालकता जो है वो तनुता बढ़ाने पर बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता जो है वो घटेगी, और मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, उसके बाद कोलराउस का नियम इम्पोर्टेंट नियम है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कोलराउस का नियम। और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में से 100% क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखो कोलराउस का नियम क्या है, लैम्डा एम इन्फिनेटिव। लैम्डा एम इन्फिनेटिव का मतलब है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता पर किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो कुल मोलर चालकता होती है उसमें प्रत्येक आयन का क्या होता है, योगदान होता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता में कोई भी विद्युत अपघट्य होता है उसके कुल मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का क्या होता है, योगदान होता है। प्रत्येक आयन का जो कुल मोलर चालकता में योगदान होता है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। प्रत्येक आयन जितना अपना योगदान देता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक चालकता कहलाती है। जिसके आधार पर कोलराउस ने क्या दिया, एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। देखो अनंत तनुता पर मोलर चालकता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उस विद्युत अपघट्य के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं ना, उनकी मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मोलर आयनिक चालकता क्या होती है, जितना प्रत्येक आयन अपना योगदान देता है, जितना जैसे पॉजिटिव आयन योगदान दे रहा है, नेगेटिव आयन योगदान दे रहा है, उसको उसकी मोलर आयनिक चालकता कहते हैं। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के पॉजिटिव और नेगेटिव की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनेटिव बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव नेगेटिव। लैम्डा पॉजिटिव ये प्लस इसके बेस में है और ये नेगेटिव। तो लैम्डा पॉजिटिव और लैम्डा नेगेटिव धनायन और ऋणायन की लैम्डा इन्फिनेटिव पर मोलर आयनिक चालकताओं के मान है। ये बीच में मैं लिखना भूल गई थी इसलिए इसको ऊपर लिखा है। क्या है ये, इसके अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकताओं के मान हैं जिनको अपन सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। यदि विद्युत अपघट्य में पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा एक से ज़्यादा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ना वो एक से ज़्यादा हो, तब इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। लैम्डा एम इन्फिनेटिव बराबर में वी प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनेटिव प्लस वी माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनेटिव। यहाँ पे जो v प्लस और v माइनस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या है जो कि विद्युत अपघट्य के वियोजन से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl को जब वियोजित करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यानी कि v प्लस की वैल्यू कितनी है 1 और v माइनस की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही MgCl2 को तोड़ते हैं तो Mg प्लस में टूटता है प्लस 2Cl माइनस में टूटता है, तो v प्लस की वैल्यू होती है 1 और v माइनस की वैल्यू होती है 2। तो अगर NaCl के लिए मोलर चालकता लिखनी पड़े तो लैम्डा एम इन्फिनेटिव NaCl बराबर लैम्डा Na प्लस इन्फिनेटिव प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनेटिव, क्योंकि एक एक है तो एक एक Na प्लस 1 भी 1 है और Cl माइनस जो है वो भी 1 है, तो 1 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा
एम इन्फिनेटिव MgCl2 को अगर लिखेंगे तो लैम्डा Mg प्लस इन्फिनेटिव प्लस में 2, देखो अब Cl कितने थे 2, तो 2 को बाहर ले लिया, 2 लैम्डा Cl माइनस इन्फिनेटिव। ऐसे ही आगे और 2-3 एग्जाम्पल लिखे मैंने। लैम्डा M इन्फिनेटिव KNO3, तो ये किस में टूटता है K प्लस और NO3 में, तो लैम्डा K प्लस इन्फिनेटिव प्लस में लैम्डा NO3 इन्फिनेटिव। Al2SO4 का होल थ्राइस जो है वो टूटता है 2Al प्लस में और 3SO4 माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे लैम्डा M इन्फिनेटिव बराबर में 2 लैम्डा इन्फिनेटिव Al प्लस एल्यूमिनियम प्लस और 3SO4 माइनस लैम्डा इन्फिनेटिव। ओके, ये यहाँ तक सारे बच्चे कोलराउस का नियम है वो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेंगे। ओके, राइट डाउन करेंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में और साथ साथ इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, बाय।